हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सी टेट, यूपीएससी, पेट या और दूसरी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको रोज़ नए नए एमसीक्यूज़ के वीडियो मिलते रहें और आप तक पहुंचते रहें। बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपको हम इतिहास सीरीज़ की प्रश्नों की एक श्रृंखला आपके सामने लाए हैं, जिसमें एक एक अध्याय के अलग अलग महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपके सामने आ रहे हैं। अब तक के हमने 2 अध्याय पढ़ लिए हैं। पहला हमारा अध्याय हड़प्पा सिंधु सभ्यता और दूसरा वैदिक संस्कृति से जुड़ा हुआ था। अब आपके सामने आज मौजूद है हमारा तीसरा अध्याय महाजनपद काल। महाजनपद काल, प्राचीन महाजनपद काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 16 महाजनपद प्राचीन काल में थे, उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके सामने पहला सवाल आ चुका है। निम्नलिखित में से किसे सेनिया, नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? बिंबिसार को, अजातशत्रु को, उदयन को, शिशुनाग को। किसे सेनिया के नाम से पुकारा गया? तो यह इसका ऑप्शन ए सही है, बिंबिसार। बिंबिसार को सेनिया कहा जाता था। सवाल नंबर 2, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? हर्यक वंश प्राचीन काल का एक वंश था, जिसे हर्यक वंश के नाम से जाना जाता है। इसमें शासकों को कुणिक कहा गया, शासक को कुणिक कहा गया है। तो कुणिक किस शासक का नाम था? ऑप्शन ए उदयन को कुणिक कहा गया, ऑप्शन बी अजातशत्रु को कुणिक कहा गया, ऑप्शन सी बिंबिसार को कुणिक कहा गया, या इनमें से किसी को नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही जवाब है, अजातशत्रु को कुणिक कहा गया, जो कि हर्यक वंश का शासक था। ये भी हमको याद रखना है कि अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। सवाल नंबर 3 आपके सामने, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? यानी जिस समय सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया या भारत आया, उस समय भारत में किस राजवंश का या किस शासक का शासन था या किस राजा का शासन था? तो मगध में उस समय आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, या महापद्मनंद का था, या घनानंद का था, या सुकल्प का था। तो जिस वक्त राजा सिकंदर महान भारत आया या भारत पर आक्रमण किया, तो उस समय उसका समकालीन जो यहाँ के ऊपर राजा था वह घनानंद था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? यानी सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसके आक्रमण के कई प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं, जिसे हम इतिहास में जान पाते हैं। यहाँ पर उसके प्रभाव दिए गए हैं जो उसके आक्रमण के समय हुए, लेकिन इनमें से 4 में से कोई 3 प्रभाव तो सही हैं, लेकिन एक ऐसा है जो प्रभाव नहीं था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन। पहला, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया। ऑप्शन ए, ये प्रभाव पड़ा था उसके आक्रमण से। तो ये उत्तर नहीं हो सकता है, सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। हमको यह उत्तर ढूंढना है। ऑप्शन बी है, इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। ये भी प्रभाव पड़ा। तीसरा है, सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। ये भी प्रभाव पड़ा। और ऑप्शन डी है, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। यह प्रभाव सिकंदर के आक्रमण का भारत पर बिल्कुल नहीं पड़ा। भारत को सिकंदर यूनान की रियासत नहीं बना पाया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। आगे हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के मगध पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? किस शासक ने? ध्यान दीजिएगा, गंगा और सोन नदियों के संगम के तट पर, गंगा और सोन नदी का जो संगम है
वहाँ पे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। यानी पाटलिपुत्र नगर जो है इसकी स्थापना किस शासक ने की थी? उदयन ने की थी, अशोक ने की थी, घनानंद ने की थी, अजातशत्रु ने की थी। तो उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। याद कर लीजिए और अपनी कॉपी पर लिखते रहिए। प्राचीन मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? यानी मगध साम्राज्य जो प्राचीन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली और सबसे विशाल साम्राज्य था, इस मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में? यानी ये विकास की तरफ निरंतर जब बढ़ा, या जो तरक्कियां जब इसने इस साम्राज्य ने की, एक के बाद एक कदम इसके बढ़ते गए और अपने साम्राज्य को विकसित करता गया, मगध साम्राज्य के शासक अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाते रहे। तो किस सदी में ऐसा हुआ? तो ऑप्शन बी है छठी सदी ईसा पूर्व। यानी ईसा से 600 साल पहले मगध साम्राज्य का उत्कर्ष बहुत तेजी से हुआ। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 7, किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? यानी कि उस समय भी कुछ ऐसे राज्य थे जहां गणतंत्र था या गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, यानी राजा प्रजा द्वारा ही चुना जाता था। लेकिन आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इसमें पूछा गया है ऐसा कौन सा राज्य है जहां गणतंत्र नहीं था या गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी। तो यहाँ पर 3 राज्य ऐसे हैं जो गणतंत्रात्मक होंगे और एक राज्य है जिसमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी। यानी कुशीनगर के मल्ल, यहाँ पर गणतंत्र था। वैशाली के लिच्छवी, यहाँ पर गणतंत्र था। मगध और कपिलवस्तु के शाक, तो कपिलवस्तु के शाक यहाँ के ऊपर भी गणतंत्र था। लेकिन जो मगध साम्राज्य था प्राचीन काल का, वहाँ के ऊपर गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी, जबकि राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। राजा का पुत्र ही राजा बनता था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने। घनानंद को, शिशुनाग को, बिंबसार को, महापद्मनंद को। तो इन चारों ऑप्शन में जो आपका ऑप्शन सही है, जिसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा गया, वो महापद्मनंद था। और महापद्मनंद की एक और खास बात, या मगध साम्राज्य का शासक था। ऑप्शन डी सही जवाब। सवाल नंबर 9, मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया। उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, काले और लाल बर्तन, गेरू रंग वाले मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड। तो इसका ऑप्शन ए सही है। उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तनों को मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया। दूसरा नगरीकरण और शहरीकरण का प्रारंभ का प्रतीक माना गया। ऑप्शन ए सही जवाब है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा जाता था? प्राचीन काल में जो पुस्तकें लिखी गई उस प्राकृत या पाली या संस्कृत भाषाओं में ही लिखी गई। तो पाली भाषाओं में, जिन भाषाओं में ग्रंथ लिखे जाते थे, उन्हीं भाषाओं में अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता था और उन शब्दों से लोगों को जाना जाता था। यहाँ पर हमारा प्रश्न कि गांव के मुखिया को पाली भाषा में क्या कहते? जैसे कि आज के समय में अंग्रेजी में कुछ, हिंदी में कुछ, संस्कृत में कुछ, फारसी में कुछ, पंजाबी में कुछ, हर राजा महाराजा या सेना सबके अलग अलग शब्दों में से पुकारा जाता है। तो पाली भाषा में भी जो है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामक कहा जाता था, भोजक या ग्रामक भोजक कहा जाता था, या ज्येष्ठक कहा जाता था, ग्रामपति कहा जाता था। तो उसको ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था गांव के मुखिया को पाली ग्रंथों में। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो सिकंदर के साथ कई इतिहासकार आए जब भारत वो आया, लेकिन इनमें से 4 में से कोई एक ऐसा था जो नहीं आया। एनासिक्रिटिस ऑप्शन ए या उसके साथ आया। ऑप्शन बी एरिस्टोबुलस या भी उसके साथ आया। हेरोडोट्स या सिकंदर के साथ नहीं आया। और नियाक्रस या सिकंदर के साथ आया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। हेरोडोट्स सिकंदर के साथ नहीं आया, क्योंकि हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है। तो हेरोडोट्स इतिहास
सिकंदर का इतिहास तो बाद में मिलता है, जबकि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ये प्रश्न भी आप लोग याद रखिए। नंदवंश का संस्थापक कौन था? कालाशोक, घनानंद, नागानंद, नागार्जुन, महापद्म नंद। तो जैसा हमने आपको पहले बताया कि मगध साम्राज्य 16 महाजनपदों में सबसे विकसित, सबसे विशाल, सबसे प्रभावशाली, सबसे ताकतवर अपने समय का साम्राज्य रहा। और महापद्म नंद मगध साम्राज्य का बहुत ही प्रभावशाली शासक था। और मगध साम्राज्य में जो नंद वंश था, जो नंद वंश मगध साम्राज्य का एक सर्वशक्तिशाली वंश हुआ है, उसका संस्थापक जो था, क्योंकि नंद वंश की स्थापना भी महापद्म नंद ने की और महापद्म नंद मगध का शासक था। ऑप्शन डी सही जवाब। ग्रीक या फिर यूनानी, क्योंकि ग्रीक को ही यूनान कहते हैं। ग्रीक या फिर यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्निमीर या जेंडरमीर कहा गया? घनानंद को, अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्म। भारत के जो हमारे प्राचीन भारत के शासक हैं, तो जो यूनान के लेखक हैं या इतिहासकार हैं, उन्होंने यूनानी भाषा में अपने यूनानी भाषा के शब्दों का प्रयोग करके यहाँ के शासकों को पुकारा है या इंगित किया है। तो घनानंद को जो है जेंडरमीर या अग्निमीर कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपको याद करने चाहिए और पढ़ने चाहिए। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया था? कुषाणों के द्वारा, ईरानियों के द्वारा, यूनानियों के द्वारा, शकों के द्वारा। तो प्राचीन भारत में ईरानियों के द्वारा पहला विदेशी आक्रमण किया गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? महापद्म नंद। ऑप्शन गलत है, क्योंकि महापद्म नंद नंद वंश का संस्थापक था, ना कि अंतिम सम्राट। कालाशोक, घनानंद, इनमें से कोई नहीं। तो जो घनानंद था वह नंद वंश का अंतिम सम्राट था। ऑप्शन सी सही जवाब। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? अशोक के शासनकाल में? नहीं। कनिष्क के शासनकाल में? नहीं। 300 ईसा पूर्व में? नहीं। 600 ईसा पूर्व में। भारत में सिक्कों का प्रचलन ईसा से 600 वर्ष पहले शुरू हुआ, यानी कि 300 ईसा पूर्व, ईसा से 300 वर्ष पहले नहीं, उससे भी 300 वर्ष पहले सिक्कों का प्रचलन भारत में शुरू हो चुका था। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 600 ईसा पूर्व। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने। और अगर आप इनसे अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों या फिर इतिहास विषय की स्पेशली तैयारी कर रहे हों, या फिर सोशल साइंस, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हों, या फिर आप यूपी टेट या सी टेट में जिसमें आप कला वर्ग में हों, सोशल साइंस आपका सब्जेक्ट हो, या फिर आप पेट और सुपर टेट या और दूसरे यूपीएससी में इतिहास विषय में तैयारी कर रहे हों, आपके लिए ये सभी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, आप देखते रहिए, एक के बाद इतिहास की बहुविकल्पी सीरीज के बाद हम एक और इतिहास का बहुत ही कई हजार प्रश्नों का एक संग्रह इतिहास का आपके सामने लेकर के आएंगे। इसके बाद में इतिहास के साथ साथ राजनीति शास्त्र हो, चाहे आपका भूगोल हो, चाहे आपका अर्थशास्त्र हो, हिंदी हो और सामान्य अध्ययन हो, इन सब से जुड़े हुए सवालों का एक पूरा हर विषय का संग्रह आपके सामने हम पेश कर देंगे। बस आपसे इतनी सी हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में वीडियो शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अपने हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कौन सी चीज़ समझ में नहीं आती या कौन सी चीज़ चाहिए, हम आप तक अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 17 हमारी स्क्रीन के ऊपर। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की? मगध जिस साम्राज्य की बात हम कर रहे हैं, वहाँ पर राज गद्दी पर शासक बनने के लिए एक शासक ने अपने पिता की हत्या की और इसी कारण से अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो वो शासक कौन था? वो शासक बहुत ही प्रसिद्ध शासक है अजातशत्रु। बिना किसी ऑप्शन के हम पढ़े, हम सीधे सीधे उत्तर की बात कर रहे हैं, अजातशत्रु। ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? ईरान क्या में खमनी वंश हुआ था, उसके किस शासक ने भारतीय भूभागों को जीता और बाद में उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? यानी भारत के जो हिस्से उसने जीते थे, उसने उसे उस समय के जो फारस था, जो ईरान था, उसका प्रांत बना दिया था, उस 20वें नंबर का प्रांत।
वह शासक कौन था? वह शासक था डेरियस या फिर दारबाहु फर्स्ट। ऑप्शन बी सही जवाब। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कि गणतंत्र यानी जो राजा जनता के द्वारा चुना जाता है उस शासन व्यवस्था को हम गणतंत्र कहते हैं। दुनिया में गणतंत्र पहली बार कब और कहाँ आया? इस उत्तर में हमको प्रश्न में देखने को मिलता है कि विश्व में पहली बार गणतंत्र स्थापित हुआ तो कहाँ स्थापित हुआ? वैशाली में स्थापित हुआ। और वैशाली में जो स्थापित भी हुआ वह किसके द्वारा स्थापित हुआ? वह लिच्छवी शासकों के द्वारा स्थापित किया गया। सवाल नंबर ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब। हाइडेस्पस या वितस्ता नदियों के नाम भी यूनानियों ने अपनी भाषा चूँकि उनकी पूरी यूनानी भाषा का उन्होंने वर्ण इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है, तो उन्होंने सब यूनानी भाषा में लिखा है जो हिंदी में अर्थ दूसरे हमारे निकल के आते हैं। हाइडेस्पस नदी का नाम है वितस्ता नदी। आधुनिक नाम झेलम उसका हो चुका है, यानी एक नदी के 3 नाम हमारे सामने देखने को मिलते हैं। झेलम आप कहें, वितस्ता आप कहें। वितस्ता प्राचीन कालीन नाम है, झेलम आधुनिक कालीन नाम है, और अगर हम यूनानी भाषा में ग्रीक भाषा में उसको पुकारेंगे तो हाइडेस्पस के नाम से उसे जानेंगे। इसका युद्ध बहुत ही फेमस युद्ध है जो कि 326 BC यानी कि 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। किन शासकों के बीच हुआ था? झेलम नदी के किनारे। झेलम का युद्ध या झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य, सिकंदर एवं आम्बिक के मध्य, सिकंदर एवं पोरस के मध्य। बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही मशहूर यह युद्ध है। इतिहास में इसका बहुत वर्णन है और ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है कि सिकंदर और पोरस के युद्ध बीच मध्य युद्ध कहाँ हुआ? झेलम नदी के किनारे हुआ। सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध कब हुआ? 326 ईसा पूर्व हुआ। 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के किनारे किन किन के मध्य युद्ध हुआ? सिकंदर एवं पोरस के मध्य युद्ध हुआ। यानी सवाल किसी भी तरीके से घूम के पूछा जा सकता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। सिकंदर और पोरस के मध्य वितस्ता या आधुनिक झेलम नदी का युद्ध 326 ईसा पूर्व लड़ा गया था। ऑप्शन डी सही जवाब। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? यानी ईसा से 600 साल पहले या छठी सदी ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? जो बड़े बड़े राज्य थे वो बहुत जल्दी बढ़ रहे थे, आगे उदय उनका हो रहा था, तो उसका कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। ऑप्शन ए सही जवाब। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? गिरिब्रिज या जिसको राजगृह भी कहते हैं। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा? अवंती राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को भेजा। ऑप्शन सी सही जवाब। अब यहाँ पर भी आप देख लें कितने सवाल बनते हैं। जीवक कौन थे? तो जीवक एक राज्यवैद्य थे, यानी चिकित्सा शास्त्री थे, चिकित्सक थे। कहाँ के थे? बिंबिसार के राज्यवैद्य थे, राज्य में वैद्य थे। किस राज्य के राजा की चिकित्सा के भेजा? अवंती के राजा के लिए भेजा। इस तरीके से प्रश्न एक से कई प्रश्न बनते हैं। अवंती को जीतकर किस शासक ने मगध का हिस्सा बनाया? शिशुनाग ने। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया। निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध संग्रह ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ये जो जितने भी ग्रंथ हैं ये बौद्ध ग्रंथ हैं। अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय, दीघ निकाय, ऐसे ऐसे नाम जो कि आप इतिहास में अगर पढ़ते नहीं तो पहली बार आपके लिए होंगे, लेकिन अगर आप अध्ययन करते हैं इतिहास का तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, आप जब भी पढ़ाई करिए बहुत ही केयरफुल्ली कीजिए, ध्यानपूर्वक करिए, आधा घंटा पढ़िए, लेकिन शांत मन और एकाग्रता के साथ पढ़िए। 4 घंटे की पढ़ाई इधर उधर चंचलता के साथ करने से अच्छा है कि आप 30 मिनट की पढ़ाई एकाग्रता के साथ कर लें, कामयाबी आपके कदमों में होगी। तो बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें 16 के 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया, वहीं से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी सबसे ज़्यादा मिलती है।
तो ऑप्शन ए इसका सही है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो जो बिंबसार था, बिंबसार ने अंग राज्य का विलय अपने राज्य में कर लिया था और बिंबसार मगध का शासक था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध शासन साम्राज्य में नहीं किया? वत्स का, कौशल का, काशी का, अवंती का। तो शिशुनाग ने काशी को छोड़ करके बाकी सभी राज्यों को, चाहे वत्स हो, कौशल हो, अवंती हो, इन सभी को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। अब यहाँ फिर पता चलता है कि शिशुनाग भी मगध साम्राज्य का शासक था। यानी मगध साम्राज्य एक ताकतवर प्रभावशाली शासन साम्राज्य तो था ही, लेकिन उसके शासक भी बहुत ही प्रभावशाली थे। और घनानंद उसका सबसे जो कमजोर शासक था, घनानंद था। उसी के समय में मगध साम्राज्य छिन्न भिन्न हुआ पूरी तरीके से, लेकिन उससे पहले के सभी शासक, और चूंकि शासक मजबूत, बहादुर और योग्य थे, इसीलिए मगध साम्राज्य भी फलता फूलता रहा और सबसे बड़ा अपने समय का राज्य स्थापित हुआ। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर, कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? मगध साम्राज्य की राजधानियां बदलती रहीं। कभी गिरिव्रिज रही, कभी राजगृह रही, कभी पाटलिपुत्र रही, लेकिन कौशाम्बी मगध साम्राज्य की राजधानी कभी नहीं रही। इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ईरान के खमनी वंश के शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। तो यह भी सवाल एक बार फिर से आ चुका है, लेकिन दोबारा आ गया। इसका ऑप्शन ए सही जवाब है। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी राज्य का जो विलय मगध साम्राज्य में किया वो अजातशत्रु ने किया। ऑप्शन बी सही जवाब। 31 नंबर, हाइडेस्पस या वितस्ता आधुनिक झेलम का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ? तो यह सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ। ऑप्शन सी। यह भी हमारा सवाल रिपीट हुआ है। आगे चलते हैं। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। सिकंदर महान की मृत्यु वाला सवाल भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी 332 से 23 ईसा पूर्व। ये भी, इसकी तिथि भी याद रखिए। हमने जैसा पिछले वीडियो में बताया, इतिहास सीखने के लिए तिथियों का ज्ञान होना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अगर आपको तिथियां पता हैं या आपको समय का ज्ञान है इतिहास सीखने के लिए, तो ये समझ लीजिए कि आधा इतिहास तो आप ऐसे ही जान गए। आधा जो बचा वो घटनाएं में किन किन घटनाओं का वर्णन करना है वो उससे जुड़ा रहता है। बेबीलोन। सवाल नंबर 33, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? वो कौन सा शासक था जिसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया? सबसे पहले नगर तो था ही, लेकिन राजधानी जब बना तो किस शासक ने पहली बार इसको राजधानी बनाया? तो उदयन था। उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी बनाया गया। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किसी एक का शासक किस एक का शासन था? तो नंद वंश का शासन था। सिकंदर ने जब आक्रमण किया उत्तर भारत में, तब राजवंशों में किस एक का शासन था? समय उत्तर भारत में जो था नंद वंश का शासक था। ऑप्शन बी सही जवाब। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो अभी आपने ऊपर देखा कि बौद्ध का धर्म का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है? तो वह अंगुत्तर निकाय है। यहाँ पर वही प्रश्न फिर से आ रहा है दूसरी तरीके से कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो नीचे सारे ग्रंथ ही दिए गए हैं और अंगुत्तर निकाय जब दिया हुआ है तो अंगुत्तर निकाय ही इसका उत्तर होगा। ऐसे अगर कुछ ट्रेजेडी भी अपनाते हैं, आपको कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपने पढ़े लेकिन वो प्रश्न पूरा घुमा करके आपके सामने रख दिया गया, उत्तरों में भी हेरफेर किया, लेकिन वो उत्तर आपको मिलता है जो उत्तर होता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सवाल पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, तो कभी कभी कुछ बिना पढ़े हुए सवाल भी सही हो जाते हैं, जबकि हमको पता होता है लेकिन हम थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। अगला सवाल नंबर 36, कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक गई थी शक्तिशाली नगर राज था? निम्नलिखित में से कौन एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज था? तो यह था मगध। वो तो बड़ा फेमस है। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई कलिंग में, मगध में, अंग में, बंग में। तो
अभिलेखों से ऐसा पता चलता है कि नंद वंश के राजाओं ने आदेश दिया था और नहर खुदवाई थी। तो अब यहाँ पे जो नहर का आदेश दिया वो किसने दिया? नंदवंश के राजाओं ने दिया। काहे का दिया? नहर का दिया। नहर कहाँ खोदी गई? नहर कलिंग में खोदी गई। ऑप्शन है इसका सही जवाब। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया वो कौन शासक था? वो शासक था डेरियस। ऑप्शन बी। उज्जैन का प्राचीन नाम कान्याकुब्ज, धान्यकटक, अवंतिका, तक्षशिला। तो उज्जैन का प्राचीन नाम जो है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, वो था अवंतिका। ऑप्शन सी सही जवाब। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था या क्या कहा जाता था? श्रेष्ठ कहा जाता था, जेठक कहा जाता था, ग्राम भोजक कहा जाता था, श्रेष्ठीन कहा जाता था। तो महाजनपद काल में श्रेणियों का जो संचालक होता था उसे हम श्रेष्ठीन कहते थे या श्रेष्ठीन के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। आज के इस चैप्टर का जो हमारा अंतिम सवाल व अब आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 41, गृहपति का अर्थ है धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि अगर अभी हम पहली बार ऐसा सवाल देखें गृहपति का क्या अर्थ है, तो हम यही कहेंगे जो घर में पति होता है उसे गृहपति कहेंगे। ऐसा नहीं है। या प्राचीन काल के शब्दों हैं जो प्राचीन काल में इस्तेमाल या प्रयोग किए जाते थे। तो गृहपति का जो अर्थ होता है दोस्तों, वो धनी किसान होता है। जो किसान धनवान होता है उसे गृहपति कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। इस तरीके से आज आपका तीसरा अध्याय जो कि 16 महाजनपदों से जुड़ा हुआ था, जो कि 16 महाजनपद के महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्ज़ाम में कंपटीशन में पूछे जाते हैं। 2-4 सवाल बिल्कुल पूछे जाते हैं, श्योरली आने ही होते हैं इस अध्याय से। इस तरीके से हमारा आज तीसरा अध्याय भी समाप्त हुआ। मिलते हैं आपके सामने फिर से आएंगे एक नए वीडियो के साथ, चौथे अध्याय के साथ, और बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों की श्रृंखला आपके सामने चल रही है MCQs की। आप बराबर हमारे वीडियोस को देखते रहें, जिससे हम आपको डेली के डेली रोज़ नए नए वीडियो देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से तैयारी करें। लगभग सभी एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं। नए वीडियो का इंतज़ार कीजिए। नए वीडियो के साथ मिलते हैं बहुत जल्द।